ठीक है, गुड। So East India Company begins trade in Bengal. Now, so what does it means? In last section, जो पिछला सेक्शन है उसमें हमने पढ़ा था कि the East India Company was established in the year 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी? ठीक है, तो 1600 ईयर्स में यानी 1600 ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डर गॉट किया, यानी दे गॉट ए ऑर्डर फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू डू बिजनेस विद द ईस्ट। ठीक है, यानी इंग्लैंड की जो कंपनी थी उसने वहां की क्वीन से एक ऑर्डर प्राप्त कर लिया, एक फरमान प्राप्त कर लिया कि इंग्लैंड की सिर्फ वही अकेली कंपनी ऐसी होगी जो ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी कंट्रीज हैं उनसे क्या करेगी? बिजनेस करेगी। ठीक, एंड देन आफ्टर दे हैव स्टार्टेड सर्चिंग द रूट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए उन्होंने समुद्री रास्ता ढूंढा, अपनी तैयारियां करना शुरू की। ठीक है, और इस तरीके से इन विच ईयर? इन द ईयर 1651. What? In which year? Okay. So the first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. तो पहले तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने 1600 में इंडिया और ईस्ट की जो कंट्रीज थी उनसे बिजनेस करने के लिए एक राइट या अधिकार वहां की क्वीन से मिला। फिर उन्होंने अपने शिप्स भेजना शुरू किए, तो उनके समुद्री जहाज इंडिया आते थे। पहले सूरत आए, है ना? ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ सूरत? ठीक है, तो फर्स्ट दे कम इनटू द सिटी ऑफ सूरत। सबसे पहले वे लोग कहां पर आए? सूरत, है ना? सबसे पहले वो कहां पर आए? सूरत आए। ठीक है, फिर सूरत शहर में आने के बाद में उन्होंने वहां पर अपने समुद्री जहाज रोके, सामान खरीदा और चले गए। तो वहां पर क्या हुआ कि सूरत के आसपास उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदकर उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज नहीं थी। तो जब तक ब्रिटिशर्स सूरत या और भी बाकी के जो पोर्ट थे उनसे बिजनेस करते थे, तो उनके पास खुद के गोडाउन नहीं थे, खुद का सेटअप नहीं था। ठीक है, तो जो इंडियन व्यापारी थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन से वो सामान खरीदते थे, अपने जहाज में लादते थे और चले जाते थे। बट इससे होता क्या था? दे वर गेटिंग कंपैरेटिवली लेस प्रॉफिट, क्योंकि जिस दाम पर, जिस प्राइस पर इंडियन बिजनेसमैन सामान बेचेगा उसी दाम पर उनको खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड एस्टैब्लिश आवर ओन सेटलमेंट इन इंडिया। इसलिए पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो उन्होंने 1651 में कहां पर एस्टेब्लिश करी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ना, हुगली रिवर आप लोगों को मालूम है कहां से फ्लो होती है? हेलो वानी, ठीक है। Now listen. So, Hooghly River flows from the city of कोलकाता। आज के तारीख में जो कोलकाता शहर है ना, वो किसके किनारे पर है? हुगली रिवर पे। परंतु कोलकाता इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी एज ऑन टुडे। आज वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, परंतु जिस जमाने में 1651 में व्हेन द ब्रिटिश, दैट इज
The English have established their factory. It was a very small village. ठीक है? So this was the base from which the company's trader known at that time as factors operating. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो वहां पर जो उनके व्यापारी थे उन व्यापारियों को क्या बोला जाता था? What are they called? फैक्टर. कंपनी के ट्रेडर्स कंपनी ट्रेडर्स were called as factors. और वो जहां रहते थे उसको फिर क्या बोल दिया गया? फैक्ट्री. So factors are the traders. Factors are traders. And where the factors were there, जहां से factors अपना बिजनेस करते थे, they are called as what? Factory. Now, so the factory had a warehouse where goods for export were stored. तो उस फैक्ट्री में क्या होता था? वेयरहाउस होता था और उस वेयरहाउस में सारा सामान क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. ठीक है? देन इट हैज ऑफिसेस. उसमें और क्या थे? ऑफिसेस थे. वेयर द कंपनी ऑफिशियल्स सेट. तो फैक्ट्री एक ऐसा सेटअप था जिसमें वेयरहाउस होगा. उस वेयरहाउस में क्या? गुड्स यानी सामान को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए. एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सेट. तो वेयरहाउस के अलावा वहां पर और क्या होगा? ऑफिस होंगे. और उस ऑफिस में कौन बैठेंगे? कंपनी के ऑफिशियल्स बैठेंगे. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, ट्रेड एक्सपांडेड मतलब बढ़ना. तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को, जो भारतीय व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको इस बात के लिए राजी किया. परसुएड का मतलब होता है प्रेशराइज करना, राजी करना, कि वो लोग भी क्या करें? They come and settle near the factory. ठीक है? तो कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सारे व्यापारियों को जिनसे कंपनी क्या खरीदती थी? सामान खरीदती थी. ठीक है? उनको ये बोलना शुरू किया कि आप लोग भी यहीं पर आसपास आ जाओ और अपना सेटलमेंट जमाना शुरू करो. यहां तक बात आई समझ में? यहां तक बात आई समझ वाली? अंडरस्टूड. ठीक है? अब धीरे धीरे क्या हुआ? कंपनी का बिजनेस डेवलप होना शुरू हुआ. ठीक है? जब कंपनी का बिजनेस डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अपने उस एस्टेब्लिशमेंट को और मजबूत किया. So by 1696 it began building a fort around the settlement. ने जहां पर उन्होंने अपना पूरा फैक्ट्री एस्टेब्लिश बनाया था कि वेयर हाउस भी है ना, और बाकी की चीजें भी हैं, तो उसके आसपास उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? फोर्ट बनाना शुरू कर दिया. What have they started? What have they started? Making. उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? फोर्ट बनाना. समझ में आया? अब फोर्ट बनाने के बाद 2 years later, यानी 2 साल के बाद, यानी अराउंड 1698, कंपनी bribed the Mughal official into giving company जमींदारी right over 3 villages. फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय पर जो मुगल ऑफिशियल्स थे, मुगल ऑफिशियल मतलब उस समय पर हिंदुस्तान पे कौन राज करता था? मुगल एम्परर्स. कौन? ठीक है?
सो मुगल एम्परर उस समय पर कौन था? जहांगीर। हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम? है ना? वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, वहां पर जो मुगल ऑफिशियल थे, जो मुगल एम्परर थे, उनको 3 गांव की जमींदारी दिलवा दी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां का जो मुगल ऑफिशियल था, जो वहां की देखभाल करता था उस इलाके की, उसको रिश्वत दी। ब्राइब मतलब रिश्वत दी, है ना? और उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या खरीद ली? जमींदारी खरीद ली। क्या खरीद ली? जमींदारी। ठीक है। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने विलेजेस की जमींदार बन गई? 3 villages, है ना? तो the company became zamindar of 3 villages. ठीक। One of these was कालीकाता। वो जो विलेजेस थे उनमें से एक विलेज कौन सा था? विलेज का नाम क्या था? कालीकाता। ठीक है, आया समझ में? अब लोकल पीपल थे, है ना, द बंगाली पीपल हु वर लिविंग इन एंड अराउंड एरिया, दे कॉल दैट विलेज एज कालीकाता। बट ब्रिटिशर्स were not able to pronounce it कालीकाता। सो ब्रिटिशर्स उसको प्रॉपरली कालीकाता प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे। सो व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ कालीकाता दे नेम्ड इट एज, उन्होंने 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 उसको क्या नाम दे दिया? कैलकटा। क्या नाम दे दिया? तो कालीकाता बोलते नहीं आया तो क्या कर दिया? कैलकटा कर दिया, है ना? अब आजादी के बाद तक फॉर मेनी इयर्स द कैलकटा रिमेन एज कैलकटा। आजादी के बाद काफी सालों तक कैलकटा क्या रह गया? कैलकटा ही बना रह गया। ठीक है, आजादी के काफी सालों तक कैलकटा क्या रह गया? कैलकटा। आजादी के बाद, है ना, वहां की जो बंगाल गवर्नमेंट थी उन्होंने उसका नाम कैलकटा से चेंज करके क्या कर दिया? सो टुडे ही नोज इट एज कोलकाता। आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के। ठीक है ना? इट ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब अपना बिजनेस चालू हो गया, जमींदार भी बन गए। ठीक है, मुगल बादशाह एक के बाद एक चेंज हो गए, तो फिर जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ती गई, ठीक है, नाउ दे ट्राई द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। धीरे धीरे उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी पटा लिया। किसको पटा लिया? और औरंगजेब औरंगजेब से उन्होंने क्या किया? औरंगजेब से उन्होंने एक फरमान लिया। फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर, यानी फरमान ऐसे ऑर्डर को कहते हैं जो किसने दिया? राजा ने दिया। ठीक है, सो औरंगजेब से उन्होंने एक फरमान ले लिया, द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है? ड्यूटी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी? टैक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूटी? तो ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ? चलो, टैक्स फ्री यानी ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होगा अनुष्का रॉय? यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
इंडिया में बिजनेस भी करेगी और कोई टैक्स भी नहीं देगी। अब यदि कोई टैक्स नहीं देगी तो कंपनी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? कंपनी को नुकसान होगा टैक्स नहीं देंगे तो। अबे अच्छा, अभी पूरी बात सुनो, अभी मेरी पूरी बात सुनो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है और इंडिया में बिजनेस करने के बदले कंपनी जितना पैसा कमाएगी उस पैसे में से उसको इंडिया के राजाओं को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हो गया, टैक्स फ्री का फरमान मिल गया। अब टैक्स फ्री का फरमान मिल गया तो इसका मतलब अब कंपनी को कोई भी टैक्स देना नहीं है। कंपनी को कोई भी टैक्स देना, तो टैक्स, अब यदि कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? समझ में आया? ठीक, हाँ। सो द so the company tried continuously to press for more concessions and manipulate the existing privileges. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लालच है वो यहां पर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या, जो मुगल एम्परर्स थे और औरंगजेब के मरने के बाद में उस एरिया पर या आगे के इलाकों पर जो भी नए नए रूलर्स आए, ठीक है, उनसे कंपनी ने और कंसेशन, कंसेशन मतलब और छूट प्राप्त करने की कोशिश करी। मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, एग्जिस्टिंग मतलब जो छूट उनको ऑलरेडी प्राप्त थी उसका उन्होंने क्या, मैनिपुलेट मतलब गलत तरीके से फायदा उठाना शुरू किया। गॉट इट? ओके। The company tried continuously to press for more concession and manipulate the existing privileges. कंपनी ने और ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड करना शुरू करी, ठीक है, और जो छूट उनको पहले से मिली थी उसका भी गलत फायदा उठाया। जैसे एक एग्जांपल क्या है कि औरंगजेब ने जो फरमान दिया था, तो औरंगजेब का फरमान ओनली किसके लिए था? द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी औरंगजेब का जो फरमान उनको मिला था उसमें टैक्स की छूट किसको मिली थी? ओनली कंपनी को थी। टैक्स की छूट ओनली किसको थी? कंपनी। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, officials of the company on private trade on the side were expected to pay duty. जो कंपनी के अधिकारी जो थे वो अपना भी प्राइवेट बिजनेस करते थे। तो जो औरंगजेब ने फरमान भी दिया था वो फरमान में क्लियर लिखा था कि टैक्स में छूट किसको मिलेगी? कंपनी को मिलेगी। टैक्स की छूट कंपनी को होगी, परंतु यदि कंपनी का कोई अधिकारी अपना प्राइवेट ट्रेड या प्राइवेट बिजनेस करेगा तो उसको छूट नहीं है। परंतु इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसका गलत फायदा उठाना शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो टैक्स देती ही नहीं थी। जो बाकी के ऑफिशियल्स थे, बाकी के ऑफिशियल्स ने भी क्या करना शुरू किया? बिजनेस करना शुरू किया। ठीक है, सो दे रिफ्यूज टू पे। अब ये जो ऑफिशियल्स थे दे रिफ्यूज टू पे, उन्होंने भी टैक्स देना बंद किया, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिसके कारण बंगाल का जो इलाका था उसको इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू मतलब बंगाल के एरिया को बहुत ज्यादा टैक्स का नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे करती ही नहीं थी और उसके आड़ में बाकी के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भी टैक्स पेमेंट नहीं करते थे। तो जब किसी गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री को टैक्स नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा? पैसे का नुकसान होगा। गॉट इट?
जब पैसे का नुकसान होगा तो वुड द कंपनी बी एबल, जो कंट्री है उसको लॉस होगा तो क्या वो सहन करेगा कोई राजा? नहीं। तो ये जो टाइम पीरियड था, जैसे जैसे कंपनी पावरफुल होती चली गई, ठीक है, दे स्टॉप पेइंग टैक्सेस, उन्होंने क्या टैक्स पे करना बंद कर दिया, ठीक है, जिसके कारण बंगाल के जो नवाब थे, दे नाउ बिकम एंग्री विद द कंपनी, वो किससे नाराज हो गए? एक प्रकार से they are having loss of revenue, टैक्स का नुकसान है। अब नुकसान है तो क्या होगा? राजकाज चलाने के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, इसलिए जो बंगाल में मुगल एम्पररों के, जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर के वीक होने के बाद में बंगाल में जो नवाब बने, ठीक है, उनका हमेशा किससे झगड़ा होता रहता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से झगड़ा होता रहता था। इतनी बात आई समझ में? तो थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की शुरुआत से ही द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही बंगाल नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या शुरू हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, विवाद चालू हो गए, ठीक है। और झगड़ा पूरा का पूरा किसका था? झगड़ा किसका था? रेवेन्यू का, है ना। बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल का नवाब बोलता था तुम टैक्स दो, कंपनी बोलती थी कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy, ठीक है। अब जब तक औरंगजेब जिंदा था, एक प्रकार से बंगाल के आसपास के इलाके पर कब्जा किसका था? औरंगजेब का। तो औरंगजेब के फरमान के कारण जो लोकल रूलर थे, उन्होंने कंपनी को ज्यादा परेशान नहीं किया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद में क्या हुआ? द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy, बंगाल के जो नवाब थे उन लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाई, ठीक है, as other regional power were doing at that time, ठीक। so मुर्शिद कुली खान was followed by Ali Wardi Khan and then Sirajuddaulah as a नवाब of Bengal, ठीक है। so औरंगजेब की डेथ के बाद एक प्रकार से बंगाल के आसपास का जो इलाका है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और वहां पर रूलर कौन बना? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद में अगला रूलर कौन बना? अली वर्दी खान। और उसके बाद कौन आए? सिराजुद्दौला, ठीक है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? सो औरंगजेब की डेथ के बाद मुर्शिद कुली खान, आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान अली वर्दी खान, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान सिराजुद्दौला। सो दे बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये तीनों की तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, मजबूत थे, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के धमकाने में नहीं आते थे। सो दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। इन्होंने क्या किया? कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया कि आपको और कोई छूट मिलने वाली नहीं है, ठीक है। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रिब्यूट मतलब बहुत सारा पैसा मांगना शुरू किया। किसके लिए? राइट टू ट्रेड, कि आप लोग बंगाल में व्यापार कर रहे हैं, कोई टैक्स भी नहीं देते, बाहर के लोग हैं, तो व्यापार करने के लिए
आपको क्या देना पड़ेगा, ट्रिब्यूट मतलब बंगाल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, ठीक। देन दे डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के, उस जमाने में तो नोट, कागज के नोट नहीं थे, पैसा चलेगा तो कौन सा चलेगा, कॉइन्स चलेंगे। तो बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को खुद के कॉइन बनाने से मना कर दिया, स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, ठीक है, और कंपनी को फोर्ट बनाने से भी रोक दिया। तो कंपनी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी, परंतु जो बंगाल के नवाब थे ये लोग कंपनी के धमकाने में नहीं आए, तो उन्होंने कंपनी को हर तरीके से रोकने की कोशिश की, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट। कंपनी के ऊपर उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नाउ दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। फिर कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि कंपनी क्या कर रही है, बंगाल के नवाब को धोखा दे रही है, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आपके कारण बंगाल गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डिप्राइविंग मतलब कमी, ठीक, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, आप लोग नवाब की बातें भी नहीं सुनते। कंपनी वॉज रिफ्यूजिंग टू पे द टैक्सेस। अब कंपनी ने भी क्या करना शुरू किया, नाटक करना शुरू किया। तो बंगाल के नवाब बोलते थे तुम टैक्स दो, कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया। सो इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, टैक्स देने से मना किया। देन राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर, जब लेटर भेजे जाते थे तो धमकी भरे खत आते थे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और इस तरीके से नवाब और उसके जो अधिकारी थे, है ना, मंत्री है, सेनापति है, नवाब ने जो जमींदार अपॉइंट कर रखे हैं, कोई बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है, तो उन सभी को वो क्या करते थे, ह्यूमिलेट, परेशान करते थे, उनको धमकाते थे, ठीक है। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी नहीं झुकना चाहती थी। तो ये लोग ऐसे आरोप लगाते थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके खिलाफ दूसरे तरीके से चलना शुरू हुई, ठीक है। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट, कंपनी ने इन आरोपों का जवाब क्या दिया कि द अनजस्ट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वेर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी ने क्या आरोप लगाया, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, नवाब के जो अधिकारी हैं, वो उल्टी सीधी गलत डिमांड रखते हैं, जिसके कारण कंपनी का बिजनेस नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। द ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटी वेर रिमूव, कंपनी ने ये बोला कि बिजनेस तभी डेवलप होगा जब ड्यूटीज वेर रिमूव्ड, क्या, लगान बंद करवा दिया जाएगा, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय विलेजेस एंड रीबिल्ड फोर्ट्स। कंपनी ने ये कहना शुरू किया कि यदि व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अपने सेटलमेंट, अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ाने की परमिशन मिलनी चाहिए। फैक्ट्रीज बढ़ाने के लिए हमें बाय विलेजेस, है ना, और गांव खरीदने दो, एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट, हमको क्या बनाना है, फोर्ट भी बनाना है। तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने कंपनी के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए, कंपनी ने भी पलट के जवाब दिया, तो ये सारे के सारे चार्जेस लगाना शुरू कर दिए। Hey, this conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब ये जो विवाद था इसके बीच में, बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इट लेड टू कॉन्फ्रंटेशन एंड फाइनली लेड टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। यहां तक आया समझ में?
स्टॉप। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बंगाल नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, है ना। तो उनके बीच में ये जो विवाद या झगड़ा था वो क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। और इसके कारण फाइनली दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज मतलब नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। एंड दैट युद्ध और वॉर इज कॉल्ड एज व्हाट, बैटल ऑफ प्लासी। उसको क्या कहते हैं बेटा? इतनी बात आई समझ में? चल, ओके। सो इट इज ऑलरेडी 9:33, जस्ट लास्ट 2 minutes आर लेफ्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान से सुनना। इज एवरीवन लिसनिंग? अभी ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, कंपनी गॉट जमींदारी राइट्स ओवर हाउ मेनी विलेजेस? 3 विलेजेस में से, 3 विलेजेस में से एक विलेज का नाम क्या है? कालिका। 3 विलेजेस में से एक विलेज का नाम है कालिकाता। हेलो, ना। तो ये बताओ कि होमवर्क क्या होगा? नो, कंपनी ने कितने कितने विलेजेस का जमींदारी राइट मिला था? तो एक विलेज का नाम क्या है? तो अब बताओ कि होमवर्क क्या होगा? So you have to find the name of remaining 2 villages. Is it clear? So you people have to find the name of remaining 2 villages. Clear? ठीक है, चलो, okay. So this is your homework, and tomorrow I will ask the name of the villages. ठीक है? Okay. That's all. Yes, that's all for today, life class friends. Thank you. Goodbye. Have a nice day.